मूवी की शुरुआत में हम यूक्रेन के अंदर मौजूद एक पावर प्लांट को देखते हैं जो काफी साल से बंद पड़ा था। आज यहाँ पर हसन नाम का एक टेररिस्ट अपनी टीम के साथ रशियन पार्टी से प्लूटोनियम की डील करने के लिए आया था। डील के दौरान हसन का बॉडीगार्ड जिसका नाम जेजे था वो उसको कहता है कि हमारी रशियन के साथ डील तो हो गई, लेकिन क्या तुम्हारे पास उस फैसिलिटी का कंट्रोल है जहां पर प्लूटोनियम की असली ताकत को प्रोसेस किया जाएगा। ये सारी बातें सुनकर हसन एकदम अलर्ट हो जाता है और तुरंत अपनी गन निकालकर जेजे के ऊपर तान देता है। फिर वो कहता है कि आखिर तुम्हें किस डिपार्टमेंट ने भेजा है, CIA या फिर इंटरपोल? अगर अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप मुझे सारी सच्चाई बता दो। फिर जेजे हंसते हुए जवाब देता है कि मैंने अपने डिपार्टमेंट से कहा था कि मुझे स्पाई का नाटक नहीं करना आता, मैं बस दूसरों की पिटाई करना जानता हूँ और अब मैं तुम्हारी भी पिटाई करूंगा। और ये बात सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं, लेकिन जेजे पल भर में उन सब को धूल चटा देता है। फिर वहाँ से जाते वक्त वो उनके ऊपर ग्रेनेड भी फेंक देता है जिसके कारण उनकी सारी कारें तबाह हो जाती है। फिर जेजे प्लूटोनियम का बॉक्स चुराकर सीधा CIA के हेडक्वार्टर में पहुंच जाता है, जहां हमें पता चलता है कि जेजे एक रिटायर्ड स्पाई फोर्स ऑफिसर है जिसने CIA को अभी नया ज्वाइन किया है। हेडक्वार्टर्स में आने के बाद सभी लोग जेजे के लिए तालियां बजाते हैं क्योंकि उसने अपना पहला मिशन पूरा कर लिया था। अगले सीन में हम जेजे को उसके बॉस किम के साथ बातें करते हुए देखते हैं और वो उनसे कहता है कि सर आप मुझसे खुश होंगे क्योंकि मैंने अपना पहला मिशन पूरा कर लिया है। लेकिन किम गुस्से में जवाब देता है कि बेवकूफ, मैंने तुम्हें वहां पर हंगामा मचाने के लिए नहीं भेजा था, बल्कि तुम्हें उस मीटिंग के जरिए दोनों पार्टी से कनेक्शन बनाने थे ताकि तुम ये पता लगा सको कि आगे चलकर वो लोग प्लूटोनियम का इस्तेमाल किस चीज के लिए करेंगे, लेकिन तुमने तो सब गड़बड़ कर दी। फिर जेजे कहता है कि सर आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं प्लूटोनियम तो अपने साथ ले आया ना। ये बात सुनकर किम कहता है तुम सच में बेवकूफ हो, मैंने तुम्हें 2 प्लूटोनियम बॉक्स के बारे में बताया था लेकिन तुम सिर्फ एक ही वापस लेकर आए हो। तुमने पावर प्लांट में जो हंगामा किया है उसमें अजहर नाम का एक आदमी जिंदा बच गया था जो दूसरे प्लूटोनियम बॉक्स को लेकर वहां से भाग निकला। ये सब जानने के बाद जेजे भी काफी हैरान हो जाता है। तभी किम उसको समझाता है कि अब तुम एक एजेंट की तरह काम करने लगे हो, इसलिए अपनी सोल्जर वाली जिंदगी को भूल जाओ। और इतना कहने के बाद किम उसको बताता है कि मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरा कहना नहीं माना। अगले सीन में हम केट नाम की एक औरत को देखते हैं जो अपनी बेटी सोफी के साथ खाना खा रही थी। असल में केट कुछ दिनों पहले ही फ्रांस से शिकागो शहर में शिफ्ट हुई थी, लेकिन यहाँ पर आकर उसकी बेटी सोफिया बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि उसके नए स्कूल में उसका कोई भी दोस्त नहीं बना, जिसकी वजह से वो बहुत अकेला महसूस करती है। अगले सीन में हम CIA के हेडक्वार्टर्स में हो रही एक मीटिंग को देखते हैं जिसमें किम सबको बताता है कि जेजे ने यूक्रेन में जो हंगामा किया है उसके बाद हमारे पूरे प्लान पर पानी फिर गया, लेकिन हमारे पास एक मौका और भी है। हमें खबर मिली है कि हसन विक्टर नाम के एक आदमी के साथ काम करता है जो पहले फ्रांस की स्पेशल फोर्स में ऑफिसर रह चुका है, लेकिन अपनी रिटायरमेंट के बाद उसने इलीगल वेपन डीलिंग का काम शुरू कर दिया। अब वो अपने कारोबार को बढ़ाना चाहता है और इसी दौरान उसका प्लान था कि वो रशियन न्यूक्लियर मिसाइल को बनाने के प्रोडक्शन का काम हसन के साथ पूरा करे क्योंकि वो किसी तरह प्लूटोनियम की डील फाइनल कर चुका था और ये दोनों ही अपने प्लान के मुताबिक चल रहे थे। लेकिन आखिर में हमारे टॉप एजेंट जेजे ने हसन को बॉम्ब से उड़ा दिया, जिसके बाद किम अपनी टीम को बताता है कि विक्टर अपने भाई डेविड के साथ मिलकर काम करता था, लेकिन ज्यादा पावर हासिल करने की लड़ाई में इन दोनों के बीच काफी दुश्मनी बढ़ गई, जिसकी वजह से विक्टर ने डेविड को मरवा दिया और फिर वो पुलिस से बचने के लिए एक बिल में जाकर छुप गया। फिर किम कहता है कि विक्टर अपने प्लान को अंजाम देने के लिए अजहर से बर्लिन में मिलने वाला है क्योंकि उसके पास भी प्लूटोनियम बॉक्स है जो उसने यूक्रेन वाले हादसे के बाद चुराया था। अब हमारा मिशन है कि अजहर और विक्टर की मीटिंग को रोकना। ये सारी बातें सुनकर जेजे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसको लग रहा था कि किम इस मिशन को पूरा करने के लिए उसे ही चुनेगा, लेकिन वो ये मिशन किसी दूसरे एजेंट को दे देता है। असल में किम ने जेजे के लिए पहले से ही एक मिशन सोच रखा था, इसलिए वो उसको कहता है कि तुम्हें विक्टर के भाई डेविड की फैमिली पर नजर रखनी है। अगले सीन में हम जेजे को अपनी नई पार्टनर बॉबी के साथ एक बिल्डिंग में देखते हैं
जेजे उसको कहता है कि किम ने मुझे फालतू के मिशन पर भेज दिया। आखिर एक मासूम सी फैमिली पर नजर रखकर हमें क्या फायदा होगा, हम यहाँ आकर बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब ये दोनों ऐसे ही बात करते हुए अपने रूम तक पहुंच जाते हैं और वहां पर आकर दोनों को डेविड की फैमिली का पूरा बायोडाटा मिल जाता है, जिसको देखकर हमें पता चलता है कि केट ही डेविड की पत्नी है। डेविड की मौत के बाद केट और उसकी बेटी सोफिया फ्रांस से सीधा शिकागो शहर शिफ्ट हो गए, क्योंकि यही उनका होम टाउन था। अगले सीन में हम केट को देखते हैं। जब वो अपनी ड्यूटी पर जाती है तो जेजे चुपचाप उसके घर के अंदर घुसकर वहां पर हिडन कैमरा और माइक्रोफोन लगा देता है ताकि वो लोग हर एक चीज पर नजर रख सके। लेकिन तभी केट किसी वजह से दोबारा घर के अंदर वापस आ जाती है, जिसकी आवाज सुनकर जेजे जल्दी से बेड के नीचे छुप जाता है। लेकिन इसी दौरान केट के कुत्ते को किसी अनजान शख्स की खुशबू आने लगती है, इसलिए वो भौंकता हुआ जेजे के पास पहुंच जाता है और फिर उसका मुंह चाटना शुरू कर देता है। ये सब देखकर सोफिया को भी थोड़ा शक होने लगता है, लेकिन बॉबी की हेल्प से जेजे चुपचाप घर से बाहर निकल आता है। तभी कुछ देर बाद केट और सोफिया घर पर वापस आ जाते हैं, लेकिन केट को अपनी शाम की शिफ्ट पर भी जाना था, इसलिए वो अपने पड़ोसी कार्लोस से सोफिया का ध्यान रखने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ केट का कुत्ता किसी तरह से जेजे के हिडन कैमरा को ढूंढकर सोफिया के सामने रख देता है। जब वो उसके पुर्जे अलग करती है तो उसको समझ में आ जाता है कि कोई तो है जो उस पर नजर रखे हुए है। तभी हम बॉबी और जेजे को देखते हैं। सोफिया की हरकत से उनको बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है, क्योंकि वो किसी भी पल उनके प्लान को बर्बाद कर सकती है। लेकिन थोड़ा दिमाग दौड़ाने के बाद बॉबी जेजे को समझाती है कि सोफिया हमें नहीं ढूंढ पाएगी, क्योंकि हमारा लगा हुआ कैमरा वायरलेस सिस्टम पर चलता है। अगले सीन में हम सोफिया को देखते हैं, जो बहुत होशियारी से उस वायरलेस कैमरा के नंबर को इंटरनेट पर सर्च करके उसकी सारी जानकारी निकाल लेती है। अब उसके पास कैमरा के वाईफाई कनेक्शन का नेम आ चुका था, जिसको ट्रैक करते हुए वो जेजे और बॉबी के रूम तक पहुंच जाती है और वहां उन दोनों की बातें सुनकर सोफिया को समझ में आ जाता है कि वो दोनों सीक्रेट एजेंट्स हैं। लेकिन जेजे और बॉबी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि सोफिया उनके पीछे खड़ी है और उनको ही देख रही है, क्योंकि अपने घर से निकलते वक्त सोफिया ने कैमरा की फुटेज में कुछ बदलाव कर दिए थे। अब सोफिया अपने फोन का कैमरा ऑन करके उन दोनों की रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देती है। तभी जब जेजे उसको रोकने की कोशिश करता है तो बॉबी उसको समझाती है कि हो सकता है कि ये लड़की लाइव स्ट्रीम कर रही हो, इसलिए हम इसको कुछ भी नहीं कह सकते। फिर सोफिया पूछती है कि आखिर तुम लोग हमारे ऊपर नजर क्यों रखे हुए हो? क्या तुम दोनों को CIA ने मेरे अंकल को ढूंढने के लिए भेजा है? ये बात सुनते ही जेजे कहता है, छोटी बच्ची तुम तो बहुत ही होशियार निकली, तुमने एकदम सही सोचा, हम तुम्हारे अंकल को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब सोफिया जेजे को चिढ़ाते हुए कहती है कि तुम लोग कैसे एजेंट हो? एक 9 साल की बच्ची ने तुम्हें कुछ मिनटों के अंदर ही ढूंढ निकाला। मैं चाहूं तो अपने फोन का बटन दबाते ही तुम दोनों की पोल सबके सामने खोल सकती हूँ, इसलिए मुझसे होशियारी करने की जरूरत नहीं है। जिस समय इन दोनों की बातें चल रही थी तभी बॉबी जेजे को अपने साथ एक कमरे के अंदर ले आती है और वहां पर दोनों सोफिया से छुटकारा पाने का प्लान बनाते हैं। जेजे कहता है कि क्यों ना हम इस लड़की को बिल्डिंग की सीढ़ियों से नीचे फेंक दें, सबको यही लगेगा कि ये हादसा था और हमारा इस लड़की से पीछा छूट जाएगा। लेकिन सोफिया अभी भी इन दोनों की बातें रिकॉर्ड कर रही थी। वो कहती है कि मैं तुम दोनों का राज छुपा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी कुछ बातें माननी होंगी। अगले सीन में हम जेजे और सोफिया को आइस स्केटिंग वाली जगह पर देखते हैं, क्योंकि सोफिया यहाँ पर कुछ वक्त बिताना चाहती थी, लेकिन हमारा बॉडीगार्ड आइस स्केटिंग करना जानता ही नहीं था, इसलिए वो बार बार गिर रहा था। अब आइस स्केटिंग करने के बाद सोफिया जबरदस्ती जेजे को अपने साथ अलग अलग जगह पर ले जाकर खूब मस्ती करती है। वहीं दूसरी तरफ केट अपनी बेटी सोफिया के अचानक गायब होने की वजह से बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। तभी कुछ देर बाद जेजे और सोफिया बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं और उनको एक साथ देखकर केट को लगता है कि कहीं जेजे ने उसकी बेटी को कोई नुकसान न पहुंचा दिया हो, इसलिए वो उस पर हमला कर देती है। लेकिन सोफिया किसी तरह से हालातों को संभाल लेती है। नेक्स्ट डे जब केट के किचन में पाइप लीकेज की दिक्कत आती है तो उसको ठीक करवाने के लिए सोफिया जेजे की हेल्प मांगती है और वो बेचारा चुपचाप वहां पर भी आ जाता है, क्योंकि सोफिया के पास उसकी वीडियो थी जिसके जरिए वो जेजे को ब्लैकमेल करके उससे अपने काम करवा रही थी। फिर जब जेजे वहां से निकलने लगता है तो सोफिया उसको डिनर करने के लिए रोक लेती है, लेकिन यहाँ पर हो रही बातों को सुनकर जेजे का दिमाग खराब होने लगता है और फिर वो बॉबी को कॉल करके कहता है, तुम मुझे मेरा सूटकेस ला कर दे दो, मैं इस पूरी बिल्डिंग को ही उड़ा दूंगा, क्योंकि इस छोटी सी लड़की ने मुझे परेशान करके रखा हुआ है। लेकिन बॉबी उसको समझाती
समझाती है कि तुम अपने मिशन पर फोकस करो, हमें कोई गलती नहीं करनी वरना किम हमको जॉब से निकाल देगा। अगले सीन में हम जेजे को डिनर करते हुए देखते हैं। इस वक्त केट भी उसके सामने बैठी हुई थी, जिसको डर लग रहा था कि क्या पता जेजे को उसका बनाया हुआ खाना पसंद आएगा या नहीं। लेकिन जेजे खाना खाने के बाद केट को बताता है कि तुम बहुत ही अच्छी कुक हो। फिर डिनर से वापस लौटकर जेजे बॉबी से कहता है कि मैंने आज तक ऐसा जिद्दी बच्चा कहीं नहीं देखा जिसने मुझे इतना परेशान किया हो। अब वो लड़की चाहती है कि कल मैं उसके साथ पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाऊं, वो भी उसका डैड बनकर। और इतना कहते हुए जेजे बेड पर सो जाता है। फिर अगली सुबह वो सोफिया के स्कूल में जाता है, जहां टीचर सभी बच्चों के पेरेंट्स को अपना अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहती है। सबका नंबर आने के बाद जेजे की बारी आती है और वो सोफिया की वजह से सभी बच्चों को बताता है कि मैं पहले स्पेशल फोर्स में सोल्जर था, लेकिन अपनी रिटायरमेंट के बाद मैंने CIA को ज्वाइन कर लिया। ये सारी बातें सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग जेजे से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन आखिर में जेजे उनको कहता है कि मैंने तुम लोगों को अपना सीक्रेट बता दिया है, इसलिए ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम सबको ढूंढकर ठिकाने लगा दूंगा। इतना कहते हुए वो हंसने लगता है। अब पीटीएम के बाद जेजे के बहुत सारे दोस्त बन गए थे और सोफिया भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि जेजे की वजह से वो क्लास में फेमस हो गई। अगले सीन में हम पेरिस के अंदर विक्टर को देखते हैं, जो अपने भाई डेविड के वकील काई पर नजर रख रहा था और उसको ये बात भी पता थी कि CIA के एजेंट काई का पीछा कर रहे हैं। अब इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि विक्टर को CIA के प्लान की पूरी खबर थी। तभी हम सोफिया को देखते हैं। वो जेजे को कहती है कि तुम तो बहुत ही कूल इंसान हो, लेकिन तुम दूसरों के सामने एक उदास भालू की तरह क्यों रहते हो। फिर जेजे जवाब देता है कि एक मिशन के दौरान मुझे गोली लग गई थी, जिसके बाद मैं कुछ दिनों तक अपने घर वापस नहीं जा पाया। लेकिन जब मैं अपनी फियोंसे के पास लौटा तो वो मुझे छोड़कर जा चुकी थी, क्योंकि उसको डर था कि कहीं मैं किसी मिशन के दौरान मारा जा सकता हूँ। और इतना कहने के बाद वो सोफिया को समझाता है कि तुम भी मुझसे दूर ही रहो, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती है। ये बात सुनने के बाद सोफिया उसको कहती है कि मैं भी बड़े होकर एक एजेंट बनना चाहती हूँ, इसलिए तुम मुझे इसकी ट्रेनिंग दो। अब जेजे ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन सोफिया उसको किसी तरह से मना लेती है। अगले सीन में हम जेजे और सोफिया को एक कमरे में बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ जेजे उसको लाई डिटेक्टिव मशीन के आगे झूठ बोलने की ट्रेनिंग दे रहा था, क्योंकि उसके हिसाब से एक एजेंट को झूठ बोलना अच्छे से आना चाहिए। लेकिन सोफिया इस मामले में जेजे की भी उस्ताद निकली, क्योंकि वो तो बहुत आसानी से लाई डिटेक्टिंग मशीन को चकमा देकर एक के बाद एक झूठ बोलते जा रही थी। ये सब देखकर जेजे के होश उड़ जाते हैं और वो बस यही सोचता है कि इस छोटी सी बच्ची ने उसकी 5 साल की ट्रेनिंग को बेकार साबित कर दिया। अब ऐसे ही कुछ दिन एक साथ बिताने के बाद जेजे और सोफिया काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अगले सीन में हम डेविड के वकील काई को देखते हैं, जो कि अपने फोन पर बात कर रहा था। लेकिन तभी वहां पर विक्टर भी आ जाता है और कहता है कि तुम तो बड़े मजे से पेरिस में घूम रहे हो, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि CIA के एजेंट्स तुम्हें हर जगह फॉलो करते हैं। फिर वो काई से पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ कि मेरे भाई डेविड के मिनी न्यूक्लियर मिसाइल प्लान का सारा डेटा कहां पर है। ये बात सुनकर काई उसको जवाब देता है कि मैं सच में नहीं जानता तुम्हारे भाई ने उस डेटा को कहां पर छुपा कर रखा है। मुझे बस इतना ही पता है कि डेविड का एक अच्छा दोस्त था जिसके पास शायद उस डेटा की कोई जानकारी होगी, इसलिए तुम जाकर उसको ढूंढो। यानी कि CIA वाले भी अब तक गलत सोच रहे थे। उनको लग रहा था कि मिनी न्यूक्लियर प्लांट का सारा डेटा विक्टर के पास है, लेकिन असल में डेविड ने अपने मरने से पहले वो सारा डेटा कहीं और ही छुपा दिया था। अगले सीन में हम सोफिया को जेजे के साथ स्कूल में हो रहे आर्ट कंपटीशन में देखते हैं, जहां पर उसकी मां केट भी मौजूद थी। अब हमें यहां एक और बात पता चलती है कि सोफिया कुछ भी करके जेजे और केट को एक साथ देखना चाहती है, ताकि उसकी मां अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत कर सके। स्कूल से निकलने के बाद ये दोनों रास्ते में खूब सारी मस्ती करते हैं। तभी केट जेजे को अपनी छुट्टी वाले दिन डिनर के लिए इनवाइट करती है। जेजे भी खुशी खुशी उसको हाँ कह देता है। अब 2 दिन बाद जब जेजे केट को लेने के लिए जा रहा था, तो उसका पड़ोसी कार्लोस उसको अपने रूम पर बुलाता है और फिर वो अपने पार्टनर टोड के साथ मिलकर जेजे की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। वो कहता है कि हम सब अच्छे से जानते हैं कि केट अपने पति की मौत के बाद बहुत ज्यादा कमजोर और अकेली पड़ गई है। क्या तुम इस बात का फायदा उठाकर उसके करीब जाना चाहते हो? जेजे कहता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं केट को सच में पसंद करता हूँ। ये बात सुनकर कार्लोस और टोड उस पर भरोसा कर लेते हैं, जिसके बाद वो उसके कपड़े चेंज करके उसको एक अच्छा सा लुक देते हैं।
ताकि वो अपनी डेट पर कूल लगे। अगले सीन में हम केट और जेजे को एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ देखते हैं, जहां केट उसको बताती है कि मेरे पति की मौत के बाद पुलिस वालों ने हमारे घर पर रेड मारी और फिर हमारे हर एक सामान को सील कर दिया। तब जाकर मुझे पता चला कि मेरा पति कुछ गलत कामों के अंदर इन्वॉल्व था। तब से ही मेरी पूरी लाइफ बदल गई। जिस समय ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे, इस समय बॉबी और सोफिया एक साथ बैठकर दोनों की बातें सुन रहे थे। फिर सोफिया बॉबी से पूछती है कि क्या तुम मुझे हैकिंग करना सिखा सकती हो। बॉबी कहती है हाँ, लेकिन तुम्हें भी मुझे वो सारी चीजें सिखानी होंगी जो जेजे ने तुमको बताई है। अब सोफिया भी इस बात पर राजी हो जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं, जिसके बाद जेजे केट और सोफिया के साथ एक फैमिली की तरह रहने लगा था। अगले सीन में हम विक्टर को देखते हैं, जो कि बर्लिन पहुंचकर अजहर से मिलता है। वहीं दूसरी तरफ CIA वाले भी उसका पीछा कर रहे थे और इसी दौरान उन लोगों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि CIA वाले विक्टर को पकड़ पाते, वो एक धमाके में मारा जाता है। अगले सीन में हम जेजे और बॉबी को CIA के हेडक्वार्टर में देखते हैं, जहां किम उनको बताता है कि पिछली रात हुए हमले में विक्टर और अजहर एक ब्लास्ट में मारे गए, जिस वजह से हमारा मिशन पूरा हो गया। अब तुम दोनों शिकागो शहर से वापस आने की तैयारी करो, क्योंकि मैं तुम दोनों को जॉब से निकाल रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें जो काम दिया गया था तुम उस पर फोकस करने की बजाय केट की फैमिली के करीब आ रहे हो। इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम एक एजेंट बनने के काबिल हो। इतना कहने के बाद वो उन दोनों को ऑफिस से बाहर निकाल देता है। फिर जेजे बॉबी से कहता है कि मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हारी जॉब भी चली गई। लेकिन बॉबी उसको समझाती है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को अच्छे से समझती हूँ। तुमने स्पेशल फोर्स में अपने आखिरी मिशन के दौरान अपने सारे साथियों को खो दिया था, जिसके बाद तुम काफी ज्यादा अकेले पड़ गए। अब जब तुम केट और सोफिया के साथ होते हो तो तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही स्माइल होती है और तुम्हें खुश देखकर मुझे भी अच्छा महसूस होता है, क्योंकि तुम हमेशा से मेरे लिए एक हीरो हो। ये सारी बातें सुनकर जेजे भी बहुत इमोशनल हो जाता है। अगले सीन में हम जेजे को केट के घर पर देखते हैं और वहाँ वो केट को कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज भी है। असल में CIA वालों ने मुझे तुम्हारे ऊपर नजर रखने का मिशन दिया था, ताकि हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके। ये सारी बातें सुनने के बाद केट बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि उसके हिसाब से जेजे ने उसको धोखा दिया। लेकिन इससे भी ज्यादा बुरा उसको तब लगता है जब सोफिया उसको बताती है कि वो भी जेजे के बारे में सब कुछ जानती थी। अब ये सारी सच्चाई जानने के बाद सोफिया समझ जाती है कि वो जेजे से दोबारा कभी भी नहीं मिल पाएगी, इसलिए वो आखिरी बार उसको गुड बाय कहने के लिए आती है। लेकिन जब जेजे उसको घर वापस छोड़ने के लिए जाता है तो देखता है वहां पर विक्टर पहले से ही मौजूद है, जो कि उन सभी को गन दिखाकर एक कोने में बिठा देता है। असल में विक्टर और अजहर बिल्डिंग वाले धमाके में मारे ही नहीं गए थे, ये सब उनकी चाल थी ताकि वो CIA से पीछा छुड़वा सके। अब विक्टर को देखकर केट उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। विक्टर जवाब देता है कि डेविड का सिर्फ एक ही बेस्ट फ्रेंड था और वो है तुम्हारा कुत्ता, और मुझे पता चला है कि डेविड ने न्यूक्लियर मिसाइल वाला डेटा, जो कि एक पेन ड्राइव में है, इसी कुत्ते के पट्टे में छुपा रखा है। और इतना कहने के बाद विक्टर जैसे ही उस पट्टे को काटता है तो उसको वो पेन ड्राइव मिल जाती है, जिसके अंदर सारा डेटा था। लेकिन तभी वहां पर कार्लोस और टोड की एंट्री होती है, जो पल भर में विक्टर को ठिकाने लगा देते हैं। दरअसल ये दोनों भी कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे और इनको इस न्यूक्लियर मिसाइल के डेटा को चुराने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, इसीलिए ये काफी समय से केट के पड़ोसी बनकर बिल्डिंग में ही छुपे हुए थे। अब कार्लोस गन दिखाकर जेजे से पेन ड्राइव ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम बॉबी को देखते हैं, जो कैमरा के जरिए ये सारा तमाशा देख रही थी। फिर इस मामले से निपटने के लिए वो जल्दी से जेजे का सूटकेस खोलकर उसमें से एक ऑटोमेटिक गन निकालती है और फिर वो केट के घर की तरफ भागने लगती है। लेकिन इसी बीच उसके हाथ से गन फिसल जाती है, जिसके बाद वो अपने आप ही फायर करना शुरू कर देती है। अब इधर उधर फायरिंग होने की वजह से घर में मौजूद सभी लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ विक्टर मौका मिलते ही पेन ड्राइव और सोफिया को लेकर बिल्डिंग से बाहर आ जाता है। जेजे भी उनका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक विक्टर सोफिया को अपनी कार में बिठाकर वहां से भाग जाता है। अगले सीन में हम बॉबी को देखते हैं, जो बड़े ही स्टाइल में अपने पास से 2 ग्रेनेड निकालकर कार्लोस और टोड के ऊपर फेंक देती है। फिर वो दोनों धमाके में मारे जाते हैं। फिर जेजे केट के साथ कार में बैठकर विक्टर का पीछा करने लगता है और बॉबी उनको विक्टर की लोकेशन बताने में हेल्प कर रही थी। कुछ देर बाद ये दोनों ही एक रनवे के पास पहुंच जाते हैं, जहां जेजे को पता चलता है कि विक्टर सोफिया को अपने प्राइवेट प्लेन में बिठाकर
वहाँ से भाग रहा है। ये बात पता चलते ही जेजे एक पेट्रोल टैंक को रनवे पर खड़ा कर देता है और फिर बहुत ही धांसू स्टाइल में अपने चाकू से विक्टर के प्लेन का एक टायर फाड़ देता है, जिसकी वजह से प्लेन रनवे पर ही रुक जाता है। फिर जेजे और विक्टर के बीच घमासान लड़ाई होती है, जिसमें जेजे उसको बहुत बुरे तरीके से पीटता है। लेकिन तभी सोफिया गलती से प्लेन के अंदर एक बटन दबा देती है, जिसकी वजह से प्लेन रनवे पर आगे बढ़ने लगता है। ये सब देखने के बाद जेजे विक्टर को वहीं पर छोड़कर प्लेन का पीछा करते हुए सोफिया के पास पहुंच जाता है और सही सलामत उसको वहां से बाहर निकाल लेता है। लेकिन तभी विक्टर पीछे से आकर जेजे के ऊपर गन तानते हुए सोफिया से कहता है कि चुपचाप मुझे वो पेन ड्राइव दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे दोस्त को मार डालूंगा। और ये बात सुनते ही सोफिया उसको पेन ड्राइव का बॉक्स दे देती है। लेकिन तभी वहां पर केट भी पहुंच जाती है, जो विक्टर पर हमला कर देती है, जिसके कारण वो एक स्टील की जाली पर जाकर गिरता है। तभी देखते ही देखते वो प्लेन अपने आप खाई के अंदर गिरने लगता है, जिसके साथ वो स्टील वाली जाली भी जुड़ी हुई थी और इसी वजह से विक्टर का खेल भी खत्म हो जाता है। अब सोफिया उस पेन ड्राइव को बाहर निकालती है, जो उसने पहले से ही बॉक्स के अंदर से चुरा ली थी। ये देखकर जेजे को बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती, क्योंकि वो जानता था कि सोफिया बहुत ही होशियार लड़की है। लास्ट सीन में हम बॉबी और जेजे को CIA के हेडक्वार्टर्स में देखते हैं, जहां किम उनका तालियों से स्वागत करता है, क्योंकि आखिरकार इन दोनों ने विक्टर का खेल खत्म करके उस पेन ड्राइव को गलत हाथों में पड़ने से बचा लिया। फिर किम उन दोनों को बताता है कि मैं तुम दोनों को फिर से जॉब पर रख रहा हूँ, और ये बात सुनते ही दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर अपने काम से लौटने के बाद जेजे सोफी और केट के साथ आइस स्केटिंग सीखने के लिए जाता है, जहां ये सभी लोग मिलकर खूब मस्ती करते हैं। और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे नेक्स्ट जो मूवी आने वाली है वो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, सो बिल्कुल भी मिस मत करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट मूवी के साथ। टिल देन, बाय बाय।